जरा इस इमेज को देखिए, ये है वो स्ट्रक्चर्स जो क्रैब्स अपने अंडे देने के लिए पूरे बीच पर बनाते हैं, सो दैट उनके बच्चे अंडों से बाहर निकलते ही तुरंत पानी में खाने की तलाश में भाग सके। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, जरा अब इन स्ट्रक्चर्स पर थोड़ी सी नजर डालना जो खुद नासा के न्यू होराइजन स्पेस प्रोब ने प्लूटो की बर्फीली सतह पर कैप्चर किए। आप यहां पर देख सकते हो, ये हूबहू क्रैब होल्स से मेल खाते हैं। एंड यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट, नासा के अनुसार प्लूटो के जिस रीजन में ये स्ट्रक्चर्स दिखे हैं, एग्जैक्टली उसी जगह पर प्लूटो का ऑलमोस्ट सारा लिक्विड पानी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। सो क्या प्लूटो की कड़कती ठंड में भी कोई केकड़ों जैसी मजबूत कवच वाली प्रजाति पनप रही है? वेल, नासा वालों ने ना अपने न्यू होराइजन्स मिशन के तहत प्लूटो के कई ऐसे हाई डेफिनेशन फोटोज खींचे हैं जो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लाइक जरा इन इमेजेस को भी देखो, ये प्लूटो के वातावरण की तस्वीर है जो नासा के अनुसार बिना किसी वोल्केनिक इरप्शन के भी जहरीली गैसेस से भरती जा रही है, विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू अर्थ एज वेल। यहां पर भी 2 सेंचुरीज में इंसानी गतिविधियों ने तेजी से वातावरण को जहरीली गैसेस से भर दिया है। सो ऑल इन ऑल प्लूटो दूर से जितना शांत हमें नजर आता है, शायद वो उतना शांत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब मैं इसके सभी इमेजेस को देख रहा था ना, तब मुझे एक वियर्ड सी इमेज मिली एंड इट वाज दिस। ये छुपा रुस्तम है एरोकॉट, एक स्नोमैन के शेप का एस्टेरॉइड जो प्लूटो के पीछे छुपा था। हालांकि नासा के अनुसार ये कोई साधारण सा एस्टेरॉइड नहीं है, बल्कि एक प्रकार का टाइम कैप्सूल हो सकता है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स यूजुअली ऐसे शेप के नहीं होते। सो आखिर प्लूटो अपने अंदर और ऐसे कितने राज छुपा कर बैठा है? वेल, द ओनली वे टू फाइंड आउट इज हम एक एक करके उसके सभी मिस्टीरियस इमेजेस को डिकोड करें और सच्चाई की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें कि प्लूटो हमेशा से नासा के लिए एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला विषय रहा है। क्योंकि 2006 से पहले हमारे पास जो प्लूटो की सबसे क्लियर पिक थी ना, वो कुछ ऐसी दिखती थी, यानी कि हम लिटरली जुपिटर और सैटर्न के मून्स के बारे में प्लूटो से ज्यादा जानते थे। और इसीलिए 2006 में नासा ने स्पेशली प्लूटो को स्टडी करने के लिए एक स्पेस प्रोब लॉन्च किया कॉल्ड द न्यू होराइजन्स। इस प्रोब का मिशन था बेसिकली जितना जल्दी हो सके प्लूटो के करीब पहुंचकर प्लूटो के हाई डेफिनेशन इमेजेस नासा को भेजना और उनके जरिए प्लूटो की सतह और उसके वातावरण की पूरी कहानी पृथ्वीवासियों को बयां करना। और अब अपने 9 सालों के लंबे सफर के बाद ये घड़ी फाइनली आ चुकी है। न्यू होराइजन्स ने इवेंचुअली प्लूटो की पहली क्लियर तस्वीर नासा को भेजी और उस तस्वीर के मिलते ही इट वाज क्लियर। नासा ने ऑब्जर्व किया कि प्लूटो की सतह पर एक बड़ा सा दिल के आकार का एक चिकना सा प्लेट्यू रीजन है कॉल्ड स्पुतनिक प्लानम, जो प्लूटो के बाकी सरफेस के मुकाबले बस अभी अभी बना है। लाइक लिटरली वो इतना रिसेंटली बना है कि आप कह सकते हो हम जब बंदरों से इंसान में विकसित हो रहे थे तब साइमल्टेनियसली प्लूटो पर यह दिल बन रहा था। और यही वजह नासा वाले मानते हैं कि प्लूटो बाकी के बंजर प्लैनेट्स के मुकाबले पृथ्वी से ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि जैसे ही न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के इस दिल पर थोड़ा सा और जूम किया और उसकी तस्वीर ली तो उन्होंने देखा कि दूर से एकदम चिकना और प्लेन दिखने वाला रीजन असल में ऐसे बर्फीले पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स से भरा हुआ है, जो स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में उस सिंपल प्रोसेस से बने हैं जो हम अपने घर के फ्रिज में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप अपने आइस ट्रे में पानी भर के उसे अपने फ्रीजर में 1 साल के लिए छोड़ देते हो तो आप नोटिस करोगे कि 1 साल के बाद उसमें रखा आइस एकदम से गायब हो जाएगा। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि लंबे समय के लिए फ्रिज में रखी बर्फ बगैर पानी बने सीधा भाप बनकर इवेपोरेट हो जाती है, जिसे साइंटिफिकली सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और यही वो प्रोसेस है जो प्लूटो के उस दिल जैसे स्ट्रक्चर्स में मैसिव पॉलीगॉन्स और क्रैब होल्स जैसे अजीब स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अब इस सब्लिमेशन प्रोसेस का एक और एग्जांपल ड्राई आइस है। तो ड्राई आइस को जैसे ही आप बाहर निकालोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो सीधा गैस बनकर इवेपोरेट हो जाता। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहां पर एक स्टडी के अनुसार जैसे आज से 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा मीटियोरॉइड पृथ्वी से आके टकराया था, उसी तरह आज से करीब 10 मिलियन साल पहले पॉसिबली एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट प्लूटो से भी टकराया था। लेकिन क्योंकि प्लूटो सूरज से कोसों दूर स्थित है और मेजरली नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, तो अनलाइक पृथ्वी जहां पर आज उस इंपैक्ट क्रेटर में पानी भरा हुआ है, प्लूटो के इंपैक्ट क्रेटर में धीरे धीरे नाइट्रोजन आइस भरना शुरू हुआ। और वही नाइट्रोजन आइस जब सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए सीधे आइस से भाप बना तो वो भाप अपने नीचे की सतह को क्रैब होल्स और पॉलीगॉन्स जैसे अजीब से शेप्स में कार्व करते हुए ऊपर उड़ गया। सो शायद ऐसे में प्लूटो वाकई में उतना ही बंजर है जितने बाकी के हमारे सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स, एक्सेप्ट
कुछ चीजें वहां पर अभी भी सेंस नहीं बनाती। लाइक नाइट्रोजन से बनी बर्फ सफेद होती है, येट इस इमेज के बेसिस पर नासा का कहना है कि प्लूटो का मून शैरोन ओरिजिनली रेड नहीं था, उसे सफेद प्लूटो ने एक लाल रंग के कॉम्पाउंड से कोट किया है। दरअसल नासा के अनुसार जब न्यू होराइजन्स प्रोब प्लूटो के थोड़ा और करीब पहुंचा तो उसे प्लूटो के एकदम प्लेन ब्राइटेस्ट स्पॉट स्पुतनिक प्लैनम के बिल्कुल बगल में उसका सबसे खुरदुरा डार्केस्ट स्पॉट ठुल्हू मैक्यूला नजर आया। कि जब उन्होंने इस स्पॉट की केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में स्टडी किया तो उन्हें इस डार्क स्पॉट में नाइट्रोजन आइस के अलावा भारी मात्रा में मीथेन और ईथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स के स्रोत भी नजर आए। सो अकॉर्डिंग टू नासा, प्लूटो जब अपनी वियर्ड ऑर्बिट के चलते कुछ टाइम के लिए नेपच्यून की ऑर्बिट के अंदर आकर ऑर्बिट करने लगता है तो सूरज की गर्मी इन हाइड्रोकार्बन्स को थॉलिन्स नाम के एक रेडिश कंपाउंड में बदल देती है और प्लूटो की कमजोर ग्रेविटी की वजह से यही लाल थॉलिन पहले उसके खुद के एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर उसे पल्यूट करके जहरीला बनाता है और फिर बगल में घूम रहे शेरॉन पर भी जाकर डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्लूटो पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नेचुरल कॉजेस है। पर लेट्स होल्ड ऑन अ सेकंड फॉर हियर। और ये काफी विचित्र फैक्ट है। क्या आपने कभी सुना है कि पृथ्वी पर या किसी दूसरे प्लैनेट पर ग्रेविटी अनइवन है? वेल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा क्रूज के एक लीड रिसर्चर प्रोफेसर फ्रांसिस निमो ने जब नासा के न्यू होराइजन से मिले इमेजेस को स्टडी किया तब उन्हें प्लूटो के सरफेस पर कुछ ऐसे क्रैक्स और फॉल्ट्स दिखे जो बता रहे थे कि प्लूटो के स्पुतनिक प्लैनम रीजन में ग्रेविटी अनइवन है। एंड यस, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, नॉट एटमॉस्फेयर, बल्कि ग्रेविटी अनइवन है। सो प्रोफेसर फ्रांसिस निमो के अनुसार प्लूटो का आइसी दिल स्पुतनिक प्लैनम एक ऐसी खास जगह पर स्थित है जहां के मास में अगर 19-20 का भी फर्क हुआ तो ऑलरेडी टिल्टेड प्लूटो और भी ज्यादा टिल्ट हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी खास जगह है जहां से हम अगर ऑपोजिट साइड की ओर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन सीधा प्लूटो के मून शेरॉन से जाकर मिले। ऐसे इमेजिनरी लाइन को एस्ट्रोनॉमर्स टाइडल एक्सिस कहते हैं, जिसमें जरा से बदलाव से पूरे प्लैनेट का रोटेशन ही बदल जाता है। और ये प्रोफेसर फ्रांसिस निमो ने कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए वेरीफाई भी किया है। इनफैक्ट एक रीसेंट सिमुलेशन ने तो ये तक बताया कि उसके समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट हमारे मरियाना ट्रेंच से 10 गुना ज्यादा गहरा होना चाहिए टू मेक अप फॉर दैट अमाउंट ऑफ मास। अब ये कितना एक्यूरेट है ये तो तभी नक्की पता चलेगा जब नासा प्लूटो के पीछे छुपे एरोकॉट एस्ट्रॉइड को डिटेल में स्टडी करेगी, जो उनके अनुसार किसी टाइम कैप्सूल की तरह काम करेगा और हमें प्लूटो और हमारे सोलर सिस्टम के बनने की पूरी कहानी के बारे में बताएगा। दरअसल एरोकॉट को स्टडी करना ये पूरी स्पेस इंडस्ट्री में शायद वो इकलौता ऐसा मिशन होगा जो स्पेस प्रोब के लॉन्च होने के बाद डिसाइड हुआ था। लॉन्च से पहले नासा को पता ही नहीं था कि वो एग्जैक्टली है क्या। न्यू होराइजन्स के लॉन्च के बाद प्लूटो के अलावा और कौन से ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जा सकता है ये जानने के लिए जब नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रही थी तब उन्हें प्लूटो के पास एक लंबा सा वियर्ड सा ऑब्जेक्ट नजर आया और उन्होंने उसे भी लगे हाथों स्टडी करने का फैसला लिया। पर एरोकॉट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। न्यू होराइजन ने जब 2015-16 में प्लूटो की स्टडी कंप्लीट की तब लिटरली उसके 3 साल बाद ही वो एरोकॉट तक पहुंच पाए और फिर वो उसके इमेजेस निकालने शुरू किए। अब इसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यू विल नोटिस कि ये नॉर्मल एस्टेरॉइड से काफी डिफरेंट है। ये ऐसा दिखाई देता है मानो किसी एलियन स्पेसशिप के 2 मॉड्यूल्स हो। इसके कुछ की हाइलाइट्स ये है कि ये दिखने में रेड कलर का है, इसकी सतह एकदम चिकनी और प्लेन है और इन सब से ऊपर ये एक्चुअली में किसी एस्ट्रॉइड से कोलाइड नहीं बल्कि फ्यूज हुआ था। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो, हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारों पर कोलिजन जैसे सिंपल प्रोसेसेस भी उस तरह से नहीं होते जैसे हम मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में देखते हैं। एंड दिस जस्ट शोज कि हम अपने खुद के सोलर सिस्टम के बारे में कितना कम जानते हैं। और यही वजह है कि नासा एरोकॉट को सोलर सिस्टम का एक टाइम कैप्सूल मानती है जो हमें अपने सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अब नासा इन इतिहास के पन्नों को कैसे और कब खोलता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर इससे आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।